नमस्कार। आज हम डी फार्मा सेकेंड ईयर के फार्माकोलॉजी और टॉक्सिकोलॉजी विषय का चैप्टर 12 शुरू करने जा रहे हैं, जिसका नाम है कीमोथेरेप्यूटिक एजेंट्स। अब देखिए, कीमोथेरेपी शब्द सुनते ही ज़्यादातर लोगों के मन में कैंसर का इलाज आता है, लेकिन इसका दायरा असल में इससे कई ज़्यादा बड़ा है। तो चलिए इस बहुत ही महत्वपूर्ण और इंटरेस्टिंग चैप्टर को शुरू करते हैं और इसे अच्छे से समझते हैं। किसी भी टॉपिक को गहराई से समझने के लिए उसकी बुनियाद को जानना बहुत ज़रूरी होता है। इसलिए हम अपनी शुरुआत करेंगे कीमोथेरेपी के इंट्रोडक्शन और उसके प्रिंसिपल्स यानी उसके मूल सिद्धांतों से। चलिए देखते हैं कि ये क्या होते हैं। तो ये जो स्लाइड है, इसे आप हमारे इस पूरे चैप्टर का एक रोड मैप या सिलेबस समझ सकते हैं। इसमें वो सभी 14 ड्रग कैटेगरीज दी गई हैं जिनके बारे में हम इस चैप्टर में एक एक करके विस्तार से पढ़ने वाले हैं। चलिए एक नज़र डालते हैं इन पर। हम पढ़ेंगे पेनिसिलिन्स, सेफेलोस्पोरिन्स, अमीनोग्लाइकोसाइड्स, फ्लोरोक्विनोलोन्स, मैक्रोलाइड्स, टेट्रासाइक्लिन्स, सल्फोनामाइड्स, एंटी ट्यूबरकुलर ड्रग्स, एंटी फंगल ड्रग्स, एंटीवायरल ड्रग्स, एंटी एमोबिक एजेंट्स, एंथेलमेंटिक्स, एंटी मलेरियल एजेंट्स और आखिर में एंटी न्यूप्लास्टिक एजेंट्स। तो जैसा कि आप देख सकते हैं, ये चैप्टर काफ़ी बड़ा है, तो चलिए बिना देर किए शुरू करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम इसके इंट्रोडक्शन से शुरू करते हैं। पहला पॉइंट है कीमोथेरेप्यूटिक एजेंट्स आर ड्रग्स दैट आर यूज्ड टू ट्रीट कैंसर। इसका मतलब ये होता है कि कीमोथेरेप्यूटिक एजेंट्स वो दवाएं हैं जिनका इस्तेमाल कैंसर के इलाज के लिए किया जाता है। दूसरा पॉइंट है दे वर्क बाय इंटरफेयरिंग विद द ग्रोथ एंड डिवीजन ऑफ कैंसर सेल्स, आइदर बाय किलिंग द सेल्स आउटराइट और बाय प्रिवेंटिंग देम फ्रॉम मल्टीप्लाइंग। आसान शब्दों में, ये दवाएं कैंसर कोशिकाओं के बढ़ने और विभाजित होने की प्रक्रिया में दखल देती हैं। ये या तो उन कोशिकाओं को सीधे सीधे मार देती हैं या फिर उन्हें अपनी संख्या बढ़ाने से रोकती हैं। अगला पॉइंट, कैन बी गिवन एज अ स्टैंड अलोन ट्रीटमेंट और इन कॉम्बिनेशन रेडिएशन सर्जरी। इसका मतलब है कि कीमोथेरेपी को अकेले भी दिया जा सकता है या फिर इसे रेडिएशन या सर्जरी जैसे दूसरे इलाजों के साथ मिलाकर भी इस्तेमाल किया जाता है ताकि असर बेहतर हो। और आखिरी पॉइंट है इफेक्टिव इन ट्रीटिंग कैंसर कैन ऑल्सो कॉज साइड इफेक्ट्स सच एज नॉजिया, हेयर लॉस एंड फटीग। यानी ये दवाएं कैंसर के इलाज में काफ़ी असरदार होती हैं, लेकिन इनके कुछ साइड इफेक्ट्स भी हो सकते हैं, जैसे जी मिचलाना, बालों का झड़ना और थकान महसूस होना। अब आते हैं दूसरे सेक्शन पर, प्रिंसिपल्स ऑफ कीमोथेरेपी यानी कीमोथेरेपी के सिद्धांत। पहला है साइटोटॉक्सिसिटी, टारगेट रैपिडली डिवाइडिंग सेल्स, डिसरप्ट डिवीजन, सेल डेथ। साइटोटॉक्सिसिटी का मतलब है कोशिकाओं को नष्ट करना। ये दवाएं खास तौर पर उन कोशिकाओं को निशाना बनाती हैं जो बहुत तेजी से बढ़ती हैं, जैसे कि कैंसर सेल्स। ये उनके विभाजन को रोककर उन्हें खत्म कर देती हैं। दूसरा सिद्धांत है सिस्टमिक ट्रीटमेंट, ट्रैवल थ्रू ब्लड स्ट्रीम टू रीच सेल्स थ्रू आउट द बॉडी, मेटास्टेसिस। ये एक सिस्टमिक ट्रीटमेंट है, यानी दवा खून के जरिए पूरे शरीर में सफर करती है ताकि वो जहां भी कैंसर कोशिकाएं फैली हों वहां तक पहुंच सके। तीसरा, कॉम्बिनेशन थेरेपी, combined with other drugs, treatments to increase effectiveness and help prevent drug resistance। इसका मतलब है कि असर को बढ़ाने के लिए और ड्रग रेजिस्टेंस को रोकने के लिए अक्सर कई दवाओं को एक साथ मिलाकर दिया जाता है। चौथा, डोज एंड शेड्यूल, बैलेंस्ड फॉर इफेक्टिवनेस वर्सेस साइड इफेक्ट्स, गिवन इन साइकिल्स विद रेस्ट पीरियड्स। यानी दवा की डोज और उसे देने का समय इस तरह से संतुलित किया जाता है कि उसका असर ज़्यादा से ज़्यादा हो और साइड इफेक्ट्स कम से कम। इसीलिए इसे साइकिल्स में दिया जाता है, जिसमें इलाज के बीच में आराम का समय भी होता है। और पांचवां सिद्धांत है एडजुवेंट थेरेपी, यूज्ड आफ्टर सर्जरी, रेडिएशन टू हेल्प रिड्यूस रिस्क ऑफ रिकरेंस। इसका मतलब है कि सर्जरी या रेडिएशन के बाद भी कीमोथेरेपी दी जाती है ताकि कैंसर के वापस आने का खतरा कम किया जा सके। चलिए अब हम एंटीबायोटिक्स की दुनिया में प्रवेश करते हैं। सबसे पहले हम दो बहुत ही महत्वपूर्ण और सबसे ज़्यादा इस्तेमाल होने वाले ग्रुप्स के बारे में बात करेंगे, पेनिसिलिन्स और सेफेलोस्पोरिन्स। ये दोनों ही बीटा लैक्टम एंटीबायोटिक्स के बहुत ही ज़रूरी वर्ग हैं। तो सबसे पहले समझते हैं पेनिसिलिन को, जो शायद दुनिया की सबसे मशहूर एंटीबायोटिक है। पहला पॉइंट है एंटीबायोटिक्स नेम्ड फ्रॉम पेनिसिलियम मोल्ड। इसका मतलब है कि इस एंटीबायोटिक का नाम पेनिसिलियम मोल्ड नाम की एक फंगस पे रखा गया है, जिससे इसे सबसे पहले बनाया गया था। दूसरा, बीटा लैक्टम एंटीबायोटिक्स, बीटा लैक्टम रिंग स्ट्रक्चर। ये बीटा लैक्टम एंटीबायोटिक्स ग्रुप से हैं क्योंकि इनके केमिकल स्ट्रक्चर में एक बीटा लैक्टम रिंग होती है। तीसरा पॉइंट, वर्क बाय प्रिवेंटिंग बैक्टीरिया फ्रॉम फॉर्मिंग अ सेल वॉल, कॉजेज बर्स्ट एंड डेथ। इसका काम करने का तरीका यह है कि ये बैक्टीरिया को उसकी बाहरी सुरक्षा कवच यानी सेल वॉल बनाने से रोकती है। जब सेल वॉल नहीं बन पाती तो बैक्टीरिया कमजोर होकर फट जाता है और मर जाता है। अब इस फ्लो चार्ट को देखते हैं जो पेनिसिलिन का क्लासिफिकेशन दिखा रहा है। इसे 4 मुख्य ग्रुप्स में बांटा गया है। पहला है नेचुरल, जिसमें पेनिसिलिन जी और पेनिसिलिन वी आते हैं।
दूसरा है एंटी स्टैफिलोकोकल, इसके उदाहरण हैं मिथिसिलिन और ऑक्सासिलिन। तीसरा ग्रुप है एक्सटेंडेड स्पेक्ट्रम, इसमें एम्पिसिलिन और एमॉक्सिसिलिन जैसी दवाएं आती हैं। और चौथा है बीटा लैक्टमेज इनहिबिटर, जिसमें क्लावलिनिक एसिड और सल्बैक्टम शामिल हैं। अब ड्रग नोट्स पर आते हैं। पेनिसिलिन जी, इसका ओरिजिनल फॉर्म है जो गले के इन्फेक्शन और निमोनिया में काम आता है। एम्पिसिलिन एक ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक है जो यूटीआई और सांस के इन्फेक्शन का इलाज करती है। अमॉक्सिसिलिन ये बहुत ही कॉमन दवा है जो कान, यूरिनरी ट्रैक्ट और सांस के इन्फेक्शन में दी जाती है। और ऑगमेंटिन ये अमॉक्सिसिलिन और क्लावलिनिक एसिड का एक कॉम्बिनेशन है जो ज़्यादा ज़िद्दी बैक्टीरिया पर भी असरदार होता है। डोज के बारे में लिखा है कि पेनिसिलिन को खाली पेट एक पूरे ग्लास पानी के साथ लेना सबसे अच्छा होता है। इंडिकेशंस यानी इसका उपयोग कहाँ होता है, इसमें शामिल हैं अपर रेस्पिरेटरी इन्फेक्शंस, ओटाइटिस मीडिया, प्यूमोनिया और गोनोरिया। और अंत में सबसे ज़रूरी हिस्सा है कॉन्ट्राइंडिकेशंस, जो लाल रंग में लिखा है हाइपरसेंसिटिविटी टू पेनिसिलिन। इसका मतलब है कि जिन लोगों को पेनिसिलिन से एलर्जी है उन्हें ये दवा बिल्कुल नहीं दी जानी चाहिए, क्योंकि ये जानलेवा भी हो सकती है। चलिए अब बात करते हैं सेफेलोस्पोरिन्स की। ये बीटा लैक्टम एंटीबायोटिक्स का सबसे बड़ा ग्रुप है। ये ब्रॉड रेंज होती हैं, यानी कई तरह के बैक्टीरिया पर असर करती हैं और शरीर भी इन्हें आसानी से सहन कर लेता है। अब इनका क्लासिफिकेशन बाय जनरेशन देखते हैं। इन्हें 5 पीढ़ियों या जनरेशंस में बांटा गया है। फर्स्ट जनरेशन में सिफाजोलिन और सिफेलैक्सिन है। सेकेंड जनरेशन में सिफ्यूरोक्सीम और सिफैक्लोर आते हैं। थर्ड जनरेशन में सेफ्ट्राएक्सोन और सिफोटैक्सिम। फोर्थ जनरेशन में सिफिपीम और सिफपिरोम है। और फिफ्थ जनरेशन में सेफ्टेरोलिन और सेफ्टोब्यूप्रोल हैं। अब इस बॉक्स में सिफाजोलिन पर फोकस करते हैं। इसका इस्तेमाल शरीर के कई हिस्सों में बैक्टीरियल इन्फेक्शन के लिए होता है और सर्जरी से पहले इन्फेक्शन रोकने के लिए भी इसे दिया जाता है। इसका क्लास ये एक सेफेलोस्पोरिन एंटीबायोटिक है जो बैक्टीरिया को मारकर काम करती है। याद रखिए, ये सर्दी, फ्लू या किसी भी वायरल इन्फेक्शन पर काम नहीं करेगी। डोज वयस्कों के लिए इसकी डोज 1 से 2 ग्राम हर 8 घंटे में है। बच्चों के लिए शरीर के वजन के हिसाब से 25 से 50 मिलीग्राम प्रति किलोग्राम दी जाती है, जिसे दिन में 3 या 4 डोज में बांटा जाता है। इंडिकेशंस में शामिल हैं स्किन, सॉफ्ट टिश्यू, यूरिनरी ट्रैक्ट, रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट और बोन जॉइंट इन्फेक्शंस। और अब आते हैं कॉन्ट्रा इंडिकेशंस पर, जो लाल स्याही में लिखे हैं। ये इसके कुछ साइड इफेक्ट्स हैं, जैसे डायरिया, नोजिया, वॉमिटिंग, इंडाइजेशन, स्टमक पेन और वेजाइनल इचिंग डिस्चार्ज। इनके बारे में जानकारी होना जरूरी है। ठीक है, तो अब हम एंटीबैक्टीरियल एजेंट्स के अगले ग्रुप की तरफ बढ़ते हैं। इस सेक्शन में हम 3 और महत्वपूर्ण दवा वर्गों के बारे में जानेंगे। ये हैं एमिनोग्लाइकोसाइड्स, मैक्रोलाइड्स और टेट्रासाइक्लिन्स। यहाँ हम एमिनोग्लाइकोसाइड्स के बारे में पढ़ेंगे। ये दवाएं स्ट्रेप्टोमाइसीस बैक्टीरिया से निकाली जाती हैं। एमिकैसिन इसका एक उदाहरण है जिसका उपयोग गंभीर संक्रमणों के लिए होता है। क्लासिफिकेशन को देखें तो इन्हें 2 भागों में बांटा गया है। सिस्टेमिक, जिनका असर पूरे शरीर पर होता है, इसमें स्ट्रेप्टोमाइसिन, एमिकैसिन, जेंटामाइसिन आते हैं। और टॉपिकल, जिन्हें त्वचा पर बाहरी रूप से लगाया जाता है, इसमें नियोमाइसिन और फ्रामिसिटिन शामिल हैं। अब स्ट्रेप्टोमाइसिन नोट्स पे ध्यान देते हैं। ये एमिनोग्लाइकोसाइड वर्ग से हैं और संक्रमण पैदा करने वाले बैक्टीरिया को मारता है। इसका उपयोग कुछ गंभीर संक्रमणों जैसे माइकोबैक्टीरियम, अवियम कॉम्प्लेक्स, मैक, टुलेरिमिया और प्लेग के इलाज में होता है। अब इस डोज की टेबल को समझते हैं। इसमें 3 कॉलम हैं, ग्रुप, डेली यानी रोजाना, और ट्वाइस वीकली यानी हफ्ते में 2 बार। चिल्ड्रन के लिए डेली डोज 20 से 40 mg पर kg है, जिसकी अधिकतम सीमा 8 g है। और ट्वाइस वीकली डोज 25 से 30 mg पर kg है, जिसकी अधिकतम सीमा 1.5 g है। अडल्ट्स के लिए डेली डोज 15 mg पर kg है, अधिकतम 1 g। और ट्वाइस वीकली डोज 25 से 30 mg पर kg है, अधिकतम 1.5 g। इसका इंडिकेशन है ट्यूबरकुलोसिस, टुलेरिमिया और प्लेग। और आखिर में लाल रंग में लिखे गए महत्वपूर्ण कॉन्ट्राइंडिकेशंस पर बहुत ध्यान दें। हाइपरसेंसिटिविटी, न्यूरोमस्कुलर डिसऑर्डर्स, रीनल एम्पायरमेंट और प्रेगनेंसी एंड ब्रेस्ट फीडिंग। इसका मतलब है कि जिन लोगों को इससे एलर्जी है, मांसपेशियों की कोई बीमारी है, किडनी की समस्या है, या जो गर्भवती हैं या स्तनपान करा रही हैं, उन्हें ये दवा नहीं दी जानी चाहिए। हमारा अगला टॉपिक है मैक्रोलाइड्स। ये बैक्टीरियल संक्रमणों का इलाज करती हैं। इनका उपयोग त्वचा के साधारण संक्रमण और बच्चों में होने वाले कान के इन्फेक्शन यानी ओटाइटिस मीडिया के लिए किया जाता है। क्लासिफिकेशन में एरिथ्रोमाइसिन, क्लैरिथ्रोमाइसिन, एजिथ्रोमाइसिन और कुछ अन्य दवाएं आती हैं। ड्रग नोट्स को देखते हैं। एरिथ्रोमाइसिन इस ग्रुप में खोजी गई सबसे पहली दवा थी। एजिथ्रोमाइसिन और क्लैरिथ्रोमाइसिन नई दवाएं हैं और ये सांस, त्वचा और यौन संचारित संक्रमणों यानी STI का इलाज करती हैं। टेलिथ्रोमाइसिन भी एक नई दवा है जो निमोनिया के लिए इस्तेमाल होती है। और स्पाइरामाइसिन का उपयोग टॉक्सोप्लाज्मोसिस के लिए होता है।
डोज की तालिका में एरिथ्रोमाइसिन की वयस्क खुराक 250-500 mg हर 6 घंटे में है, जबकि बच्चों के लिए 30-50 mg पर kg प्रतिदिन है। एजिथ्रोमाइसिन की वयस्क खुराक 3 से 5 दिनों के लिए 500 से 1000 mg दिन में एक बार है। यहाँ एक बहुत काम का मेमोनिक भी दिया गया है, एस। ये एग्जाम के लिए बहुत हेल्पफुल है। ए से एजिथ्रोमाइसिन, सी से क्लैरिथ्रोमाइसिन और ई से एरिथ्रोमाइसिन। इंडिकेशंस में ब्रोंकाइटिस, निमोनिया, साइनोसाइटिस और त्वचा के संक्रमण शामिल हैं। कॉन्ट्राइंडिकेशंस जो लाल स्याही में हैं वो हैं हाइपरसेंसिटिविटी, लिवर/किडनी डिजीज, मायस्थीनिया ग्राविस और प्रेगनेंसी/ब्रेस्ट फीडिंग। इन स्थितियों में इस दवा का उपयोग बहुत सावधानी से करना चाहिए। अब हम टेट्रासाइक्लिन्स के बारे में जानेंगे। ये दवाएं निमोनिया, श्वसन, त्वचा, आंख और यूरिनरी ट्रैक्ट जैसे कई तरह के संक्रमणों का इलाज करती हैं। इनका उपयोग मुहासों के इलाज के लिए भी किया जाता है, लेकिन ये सर्दी या फ्लू जैसी वायरल बीमारियों पर असर नहीं करती। क्लासिफिकेशन: इन्हें 3 पीढ़ियों में बांटा गया है। फर्स्ट जनरेशन में टेट्रासाइक्लिन हाइड्रोक्लोराइड, सेकेंड जनरेशन में डॉक्सीसाइक्लिन और थर्ड जनरेशन में टाइगेसाइक्लिन शामिल हैं। डोज: टेट्रासाइक्लिन के लिए वयस्कों की खुराक हर 6 घंटे में 250 या 500 mg है। डॉक्सीसाइक्लिन के लिए दिन में 2 बार 100 mg या दिन में 1 बार 200 mg। इंडिकेशंस में एक्ने, क्लैमीडिया और प्लेग जैसे संक्रमण शामिल हैं। अब बहुत ध्यान से कॉन्ट्राइंडिकेशंस को देखें, जो लाल बॉक्स में इंपॉर्टेंट के तौर पर दिया गया है। यहाँ हमें बहुत सावधान रहना है। प्रेगनेंसी रिस्क: गर्भावस्था के दौरान ये दवा मां के लिवर को नुकसान पहुंचा सकती है और होने वाले बच्चे के दांतों का रंग हमेशा के लिए पीला या भूरा कर सकती है और हड्डियों के विकास को भी रोक सकती है। चिल्ड्रन: 8 साल से कम उम्र के बच्चों में इसे इस्तेमाल करने से बचना चाहिए, क्योंकि ये उनके स्थायी दांतों पर भी दाग लगा सकती है। इसके अलावा हाइपरसेंसिटिविटी और रीनल फेलियर यानी किडनी की विफलता भी इसके कॉन्ट्राइंडिकेशंस हैं। चलिए अब ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबैक्टीरियल दवाओं के 2 और महत्वपूर्ण वर्गों पर ध्यान देते हैं। हमारे अगले सेक्शन में हम फ्लूरोक्विनोलोन्स और सल्फोनेमाइड्स के बारे में विस्तार से पढ़ेंगे। ये स्लाइड फ्लूरोक्विनोलोन्स के बारे में है। ये बहुत असरदार ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक्स हैं, लेकिन इनके बहुत ज़्यादा इस्तेमाल के कारण बैक्टीरिया में इनके खिलाफ प्रतिरोधक क्षमता विकसित हो गई है। क्लासिफिकेशन में 4 पीढ़ियां हैं। फर्स्ट जनरेशन जैसे सिप्रोफ्लॉक्सासिन, सेकेंड जनरेशन लीवोफ्लॉक्सासिन, थर्ड जनरेशन जेमिफ्लॉक्सासिन और फोर्थ जनरेशन बेसिफ्लॉक्सासिन। अब सिप्रोफ्लॉक्सासिन डिटेल्स देखते हैं। ये एक ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक है जो यूटीआई, श्वसन और पेट के संक्रमण का इलाज करती है। डोज: गोनोरिया के लिए वयस्कों को 250 mg की एक ही डोज दी जाती है। अन्य संक्रमणों के लिए वयस्कों को दिन में 2 बार 250 से 750 mg तक दिया जाता है। इंडिकेशन में टाइफॉइड फीवर, डायरिया, यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शंस और सेक्सुअली ट्रांसमिटेड इन्फेक्शंस शामिल हैं। कॉन्ट्राइंडिकेशंस जो लाल स्याही में हैं, इसके कुछ सामान्य साइड इफ़ेक्ट्स हैं, जैसे नॉजिया, डायरिया, हेडेक, डिजीनेस और रैश। अब नीचे दिए गए वार्निंग पर विशेष ध्यान दीजिए। ये बताता है कि इसके गंभीर दुष्प्रभाव बहुत कम होते हैं, लेकिन इनमें टेंडन रप्चर्स यानी नस का टूटना, सीएनएस इफेक्ट्स, केंद्रीय तंत्रिका तंत्र पर प्रभाव और एलर्जिक रिएक्शंस यानी गंभीर एलर्जी शामिल हो सकते हैं। यह एक बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी है। अब हम सल्फोनेमाइड्स या सल्फा ड्रग्स के बारे में पढ़ेंगे। ये ब्रॉड स्पेक्ट्रम दवाएं हैं जो बैक्टीरिया को निशाना बनाती हैं। ये बैक्टीरियोस्टैटिक होती हैं, जिसका मतलब है कि ये बैक्टीरिया को मारती नहीं हैं, बल्कि उनके विकास को रोक देती हैं। क्लासिफिकेशन में 4 प्रकार हैं। शॉर्ट एक्टिंग, उदाहरण सल्फीसॉक्साजोल। इंटरमीडिएट एक्टिंग, सल्फाडाइमिडीन। लॉन्ग एक्टिंग, सल्फाडॉक्सीन। और टॉपिकल, सिल्वर सल्फाडाइजीन, जिसे त्वचा पे लगाया जाता है। डोज में हर प्रकार के लिए विशिष्ट खुराक दी गई है। जैसे शॉर्ट एक्टिंग सल्फीसॉक्साजोल के लिए 500 to 1000 mg दिन में 2 से 4 बार। इंडिकेशन में यूटीआईज, यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन, मलेरिया, टॉक्सिस प्लाज्मोसिस और ओटाइटिस मीडिया शामिल हैं। अंत में लाल बॉक्स में दिए गए कॉन्ट्राइंडिकेशंस पर ध्यान दें। एलर्जी, रीनल इम्पेयरमेंट। इसका सीधा मतलब है कि जिन लोगों को सल्फा दवाओं से एलर्जी है या जिनकी किडनी ठीक से काम नहीं कर रही हैं, उन्हें ये दवाएं नहीं दी जानी चाहिए। अच्छा, तो अब तक हमने उन दवाओं की बात की जो आमतौर पर बैक्टीरियल इन्फेक्शन के लिए होती हैं। अब हम कुछ खास तरह के संक्रमणों के इलाज में इस्तेमाल होने वाली दवाओं की ओर बढ़ रहे हैं। इसमें हम ट्यूबरकुलोसिस, फंगल, वायरल, अमीबिक, परजीवी और मलेरिया जैसे रोगों की दवाओं को समझेंगे।
यहाँ हम एंटी ट्यूबरक्युलर ड्रग्स के बारे में जानेंगे। ये वो दवाएं हैं जो माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्युलोसिस बैक्टीरिया से होने वाले ट्यूबरक्युलोसिस टीबी का इलाज करती हैं। क्लासिफिकेशन, इन्हें 3 लाइनों में बांटा गया है। फर्स्ट लाइन दवाएं सबसे ज्यादा असरदार होती हैं और इलाज की पहली पसंद होती हैं। इनमें आइसोनाइजिड, रिफेम्पिन, एथाम्ब्यूटॉल और पायराजिनामाइड शामिल हैं। सेकेंड लाइन दवाएं तब दी जाती हैं जब पहली लाइन की दवाएं काम नहीं करती और अदर में कुछ नई दवाएं आती हैं। अब इस मिनोमोनिक पर ध्यान दीजिए, रिप। ये परीक्षा के लिए बहुत उपयोगी है। आर का मतलब रिफेम्पिन, आई का मतलब आइसोनाइजिड, पी का मतलब पायराजिनामाइड और ई का मतलब एथाम्ब्यूटॉल है। यह पहली लाइन की मुख्य दवाओं को याद रखने का एक बहुत ही आसान तरीका है। डोज फर्स्ट लाइन, यहां हर दवा के लिए वयस्क और बच्चों की खुराक दी गई है। इंडिकेशंस, ट्यूबरक्युलोसिस और कुछ दूसरे माइकोबैक्टीरियल संक्रमण। कॉन्ट्रा इंडिकेशंस, लाल स्याही में इसके कुछ सामान्य साइड इफेक्ट्स हैं जैसे डायरिया, नॉजिया, वॉमिटिंग और एब्डोमिनल। अब बात करते हैं एंटी फंगल ड्रग्स की। ये दवाएं फंगल संक्रमण जैसे त्वचा, बाल और नाखूनों में होने वाले इन्फेक्शन का इलाज करती हैं। जिन लोगों की इम्यूनिटी कमजोर होती है उनमें ये संक्रमण गंभीर हो सकते हैं। चलिए इस फ्लो चार्ट को देखते हैं जो एंटी फंगल ड्रग्स का वर्गीकरण दिखा रहा है। मुख्य श्रेणियां हैं पॉलियंस जैसे नाइस्टैटिन, एम्फोटेरिसिन बी, एजोल्स जिन्हें आगे इमिडाजोल्स और ट्राइजोल्स में बांटा गया है, एलियामाइन, टेबिनोफिन, एकिनोकेंडिन्स, रेजाफुंजीन और अदर्स ग्रीजियोफुल्विन। नीचे डोज, इंडिकेशंस और कॉन्ट्रा इंडिकेशंस दिए गए हैं। डोज में फ्लूकोनाजोल, आइट्रोकोनाजोल जैसी दवाओं की खुराक बताई गई है। इंडिकेशंस में फंगल इन्फेक्शंस, ओनिकोमाइकोसिस, नाखून का फंगल इन्फेक्शन, टीनिया कापिटस, सिर का फंगल इन्फेक्शन आदि शामिल हैं। और कॉन्ट्रा इंडिकेशंस हैं हाइपरसेंसिटिविटी, एलर्जी, हेपेटिक डिस्फंक्शन, लिवर की समस्या और एंडोक्राइन या फर्टिलिटी प्रॉब्लम्स। हमारा अगला विषय है एंटी वायरल ड्रग्स। ये दवाएं वायरल संक्रमण का इलाज करती हैं। ये या तो किसी एक खास वायरस को टारगेट करती हैं या फिर ब्रॉड स्पेक्ट्रम होती हैं जो कई तरह के वायरस पर असर करती हैं। ये फ्लोचार्ट उनके काम करने के तरीके को समझाता है। एंटीवायरल एजेंट्स 2 तरीकों से काम करते हैं। पहला, टारगेटिंग वायरल फंक्शन यानी सीधे वायरस के काम में बाधा डालना, या दूसरा, टारगेटिंग सेलुलर फंक्शन दैट वायरस नीड्स यानी हमारे शरीर की उन कोशिकाओं के काम को रोकना जिनकी जरूरत वायरस को अपनी संख्या बढ़ाने के लिए होती है। डोज में एसाइक्लोवेर, ओसेल्टामिविर और रिबाविरिन के लिए खुराक दी गई है। इंडिकेशंस में एसाइक्लोवेर, वेलासाइक्लोवेर जैसी दवाओं के नाम हैं जो हर्पीज जैसे इन्फेक्शन में काम आती हैं। महत्वपूर्ण कॉन्ट्राइंडिकेशंस जो लाल स्याही में हैं: डीकॉम्पनसेटेड साइकेट्रिक डिजीज, डीकॉम्पनसेटेड डायबिटीज मेलिटस, डीकॉम्पनसेटेड आर्टीरियल हाइपरटेंशन, डीकॉम्पनसेटेड हीमोग्लोबिनोपैथी। इसका मतलब है कि जिन लोगों को ये बीमारियां अनियंत्रित अवस्था में हैं, उन्हें ये दवाएं नहीं दी जानी चाहिए। अब हम एंटी अमीबिक एजेंट्स के बारे में बात करेंगे। ये दवाएं अमीबिएसिस का इलाज करती हैं, जो एक प्रोटोजोआ से होने वाली परजीवी बीमारी है। यह फ्लोचार्ट एंटी अमीबिक ड्रग्स का वर्गीकरण दिखाता है। इसकी 2 मुख्य शाखाएं हैं, टिश्यू एमीबिसाइड्स और ल्यूमिनल एमीबिसाइड्स। टिश्यू एमीबिसाइड्स वो दवाएं हैं जो आंतों के अलावा शरीर के दूसरे ऊतकों में मौजूद अमीबा को मारती हैं, जैसे मेट्रोनिडाजोल, जबकि ल्यूमिनल एमीबिसाइड्स सिर्फ आंतों के अंदर मौजूद अमीबा पर ही असर करती हैं। डोज, मेट्रोनिडाजोल के लिए वयस्क खुराक 5 से 10 दिनों के लिए दिन में 3 बार 500 या 750 mg है। इंडिकेशन में प्रजनन प्रणाली, पाचन तंत्र, त्वचा, हृदय, हड्डी और तंत्रिका तंत्र के संक्रमण शामिल हैं। कॉन्ट्रा इंडिकेशंस लाल स्याही में हैं: सर्टेन ब्लड डिसऑर्डर्स, खून से जुड़ी कुछ बीमारियां, प्रेग्नेंट वुमेन, गर्भवती महिलाएं और अल्कोहलिक्स जो लोग शराब का सेवन करते हैं। अगला टॉपिक है एंथेलमेंटिक्स। ये वो दवाएं हैं जो परजीवी कीड़े जैसे पेट के कीड़ों से होने वाले संक्रमण का इलाज करती हैं। चलिए क्लासिफिकेशन को देखते हैं। इसमें पाइपरजीन्स, बेंजीमिडाजोल्स जैसे एल्बेंडाजोल और नेचुरल प्रोडक्ट्स जैसे आइवरमेक्टिन शामिल हैं। डोज में कुछ मुख्य दवाओं की खुराक बताई गई है, जैसे एल्बेंडाजोल 1 से 3 दिनों के लिए दिन में 1 बार 400 mg। इंडिकेशंस में राउंडवर्म, हुकवर्म, विपवर्म और लिम्फेटिक फाइलेरियसिस हाथी पांव जैसे परजीवी संक्रमण शामिल हैं। और कॉन्ट्राइंडिकेशंस लाल स्याही में महत्वपूर्ण है: प्रेगनेंसी, ब्रेस्ट फीडिंग, सीवियर डायरिया, हेपेटिक और रीनल डिजीज यानी गर्भावस्था,
स्तनपान, गंभीर दस्त या लिवर और किडनी की बीमारी में इन दवाओं का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। अब हम एंटी मलेरियल एजेंट्स पर चर्चा करेंगे। ये दवाएं मलेरिया को रोकती हैं या उसका इलाज करती हैं, जो संक्रमित मच्छरों के काटने से फैलने वाली एक परजीवी बीमारी है। ये एक बड़ा क्लासिफिकेशन फ्लोचार्ट है जो एंटी मलेरियल ड्रग्स की 10 से ज़्यादा श्रेणियां दिखाता है, जैसे 4 अमीनोक्विनोन्स जिसमें क्लोरोक्वीन आती है, बिग्वानाइड, प्रोग्वानिल, एंटीबायोटिक्स, डॉक्सीसाइक्लिन और सेस्क्विटार्पिन लैक्टोन्स, आर्टेसियोनेट और भी बहुत सारी। डोज में क्लोरोक्वीन, क्विनीन और मेफ्लोक्वीन की खुराक दी गई है। इंडिकेशंस में मलेरिया, न्यूमोसिस्टिस कारिनी पिमोनिया और अमीबियासिस शामिल हैं। कॉन्ट्राइंडिकेशंस की सूची काफ़ी लंबी है, जिसमें नॉजिया, वॉमिटिंग, हेडेक, डिजीनेस, फटीग, मसल पेन, डायरिया, कफ, फीवर, चिल्स जैसे सामान्य साइड इफ़ेक्ट्स शामिल हैं, जिनके बारे में मरीज को बताना ज़रूरी होता है। और अब हम इस चैप्टर के आखिरी और बहुत ही महत्वपूर्ण सेक्शन पर आ गए हैं। इस सेक्शन में हम एंटी नियोप्लास्टिक एजेंट्स के बारे में पढ़ेंगे। इन दवाओं को आम भाषा में एंटी कैंसर दवाएं भी कहा जाता है। यहाँ हम एंटी नियोप्लास्टिक एजेंट्स पार्ट 1 के बारे में जानेंगे। ये कैंसर रोधी दवाएं हैं। ये एक बहुत बड़ा और अलग अलग तरह की दवाओं का वर्ग है और इनके उपयोग से लिवर पर गंभीर असर भी पड़ सकता है, जिसे हिपेटोटॉक्सिसिटी कहते हैं। अब क्लासिफिकेशन पर ध्यान दीजिए। इसमें 12 मुख्य श्रेणियां दी गई हैं। 1 एल्किलेटिंग एजेंट्स जैसे बसल्फान, 2 एंटीबायोटिक्स साइटोटॉक्सिक जैसे ब्लियोमाइसिन, 3 एंटी मेटाबोलाइट्स जैसे मीथोट्रेक्सेट, 4 बायोलॉजिकल रिस्पॉन्स मॉडिफायर्स, 5 हिस्टोन डीएसिटिलेस इनहिबिटर्स, 6 हार्मोनल एजेंट्स जैसे टैमोक्सिफिन, 7 मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज, 8 प्रोटीन काइनेस इनहिबिटर्स, 9 टैक्सिन्स पैक्लिटैक्सल, 10 टोपोआइसोमरेज इनहिबिटर्स, 11 विंका एल्केलॉइड्स विनब्लास्टीन और 12 मिसलेनियस एस्पराजिनेज। ये क्लासिफिकेशन एग्जाम के लिहाज से बहुत महत्वपूर्ण है। अगली स्लाइड में हम इनकी डोज और बाकी जानकारी देखेंगे। ये एंटी नियोप्लास्टिक एजेंट्स का दूसरा और अंतिम भाग है। सबसे पहले स्पेसिफिक डोजेस को देखते हैं, जहां विंका एल्कलॉइड्स ग्रुप की दवाओं जैसे विनब्लास्टीन, विंक्रिस्टीन और विनोरेल्बिन की खुराक दी गई है। अब इस टेबल को देखते हैं जिसमें ड्रग, डोज और इंडिकेशन कॉलम है। इसे एक एक करके समझते हैं। सिस्प्लैटिन का उपयोग टेस्टिकुलर, ब्लैडर और ओवेरियन ट्यूमर के लिए किया जाता है। मेथोट्रेक्साइड का उपयोग ल्यूकेमिया और ब्रेस्ट कैंसर में होता है। 5-FU का उपयोग कोलन, ब्रेस्ट और लिवर के कैंसर में होता है। इसी तरह बाकी दवाओं की जानकारी भी दी गई है। और अब सबसे महत्वपूर्ण बिंदु वो है इन शक्तिशाली दवाओं के गंभीर कॉन्ट्राइंडिकेशंस। इनमें शामिल हैं प्रेगनेंसी, लैक्टेशन, गर्भावस्था, स्तनपान, एलर्जीज, बोन मैरो सप्रेशन, अस्थि मज्जा का ठीक से काम ना करना, रीनल हेपैटिक फंक्शन, गुर्दे यकृत की कार्यप्रणाली में समस्या और पल्मोनरी कार्डियक प्रॉब्लम्स, फेफड़े, हृदय की समस्याएं। इन स्थितियों में इन दवाओं का उपयोग बिल्कुल नहीं करना चाहिए। तो इसी के साथ हमारा ये चैप्टर यहाँ समाप्त होता है। इन दवाओं का विकास चिकित्सा विज्ञान की एक बहुत बड़ी उपलब्धि है, लेकिन साथ ही ये हमें इनके बहुत ही जिम्मेदारी से उपयोग करने की याद भी दिलाता है।